मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय शिखर। आज मैं आपको अधिनायक तंत्र के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो इसमें हम देखते हैं कि आधुनिक युग को लोकतंत्र का युग कहा जाता है, किंतु सत्य यह है कि यह युग अधिनायक तंत्र में परिवर्तित होता जा रहा है। लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं में भी अधिनायक तंत्र के बीच दिखाई देते हैं, या फिर कहना चाहिए जमते जा रहे हैं। अब हम इसका अर्थ और परिभाषा करते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि अधिनायक तंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें राज सत्ता केवल एक व्यक्ति में निहित होती है। राज सत्ता है वो केवल एक व्यक्ति में निहित होती है। वह व्यक्ति संपूर्ण सत्ताधारी होता है, संपूर्ण सत्ताधारी, सारी सत्ता उसके पास होती है। उसके आदेश ही कानून होते हैं और उसकी समस्त आज्ञाओं का पालन करना नागरिकों का अनिवार्य कर्तव्य होता है। उसकी आज्ञा का, आदेश का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। अनिवार्य रूप से सबको उसके आदेशों का पालन करना होता है। कोई किसी प्रकार की छूट नहीं होती, कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं कर सकते। और अधिनायक तंत्र की एक खास परिभाषा अल्फ्रेड काबन के द्वारा की गई है। तो वो क्या कहते हैं कि अधिनायक तंत्र उस एक व्यक्ति का शासन होता है जिसने अपना पद मुख्यतः उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त नहीं किया हो, अपितु बल प्रयोग तथा जनसहमति से और साधारणतया दोनों के योग से प्राप्त किया। उसके पास निरंकुश प्रभु सत्ता होनी चाहिए, अर्थात समस्त राजनीतिक शक्ति का स्रोत उसकी इच्छा में होना चाहिए और ये क्षेत्र में असीमित होना चाहिए। उसे इस शक्ति का प्रयोग स्वच्छंदतापूर्वक कानून के रूप में नहीं वरन आदेश के रूप में करना चाहिए और अंत में यह किसी सत्ता द्वारा सीमित न हो, क्योंकि ऐसी सरकारें निरंकुश राज्य के लिए असंगत होती हैं, असंगत होंगी। तो ये इस प्रकार से अल्फ्रेड काबन साहब ने अपने शब्दों में कहा है। ये बता रहे हैं कि उत्तराधिकार के रूप में ये शासन प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसमें बल प्रयोग और जनसहमति, या तो बल प्रयोग या जनसहमति या फिर दोनों की प्रकार से इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हमने थोड़ा सा देखा। अब आगे हम लेते हैं अधिनायक तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिक्टेटरशिप। तो ये दो प्रकार हैं इसके, एक तो प्राचीन अधिनायक तंत्र और दूसरा अर्वाचीन अधिनायक तंत्र, या फिर कहना चाहिए आधुनिक अधिनायक तंत्र। इसमें हम पहले प्राचीन अधिनायक तंत्र है उसको लेते हैं। प्राचीन समय में ऐसी व्यवस्था या तो विशेष संकटों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए या फिर लोक कल्याण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती थी। कोई ऐसा देश के सामने संकट आ जाए कि केवल कोई अधिनायक है, कोई एक व्यक्ति उसको सारी शक्ति समर्पित की जाए, वो उसका सामना कर सकता है और कोई रास्ता नहीं, तो उस समय ऐसे कोई वीर पुरुष हो और हो जिसमें जनता विश्वास करती हो, जनता को ये लगे कि हाँ ऐसा कर सकते हैं ये, तो ये
है। तो इस प्राचीन अधिनायक तंत्र के लक्षणों को हम देखते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो इन लक्षणों में पहला लक्षण है अधिनायक पर कानूनी नियंत्रण रहता है। ये जो प्राचीन अधिनायक तंत्र है इसमें अधिनायक पर भी एक प्रकार का कानूनी नियंत्रण रहता था। कहना चाहिए कि जब वो संकट दूर हो जाए या फिर वो कल्याणकारी कार्य सारे संपन्न हो जाएं, उसके बाद में अधिनायक को वहाँ से अलग किया जा सकता है। तो नियंत्रण है, कानूनी नियंत्रण। दूसरा, उसका लक्ष्य लोक कल्याण था। कोई भी अधिनायक है वो जो प्राचीन समय में, तो उसका लक्ष्य भी लोक कल्याण था, जनता के कल्याण को सर्वोपरि रखना था। तीसरा, अधिनायक को वैधता प्राप्त रहती है, अर्थात लेजिटिमेसी, जनता द्वारा या कार्य द्वारा वो विश्वास उसको प्राप्त होता है। फिर कहना चाहिए कि वो कानून, जो भी कोई कानून है उससे बाहर नहीं जाता है। अधिनायक उत्तरदायी होता है। प्राचीन जो समय के अधिनायक थे वो किसी न किसी के प्रति उत्तरदायी निश्चय ही होते थे। और अगला, समस्त शक्तियाँ अधिनायक में निहित रहती थी। जितने भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सारी शक्तियाँ उसमें, आंतरिक बाहरी सुरक्षा रक्षा, ये सारा सब उसमें निहित होता था। तो इसके उदाहरण के रूप में हम सिसिली के शासक गैरिबाल्डी और 1860 का जो था उसमें हम इसका एक उदाहरण के रूप में इसको देखते हैं, उदाहरण दिया जा सकता है गैरिबाल्डी का। दूसरा है, इसमें दूसरा प्रकार है अर्वाचीन अधिनायक तंत्र, या फिर कहना चाहिए आधुनिक अधिनायक तंत्र। एलेन बॉल ने अपनी पुस्तक आधुनिक राजनीति और शासन में आधुनिक अधिनायक तंत्र के दो रूप बतलाए हैं। एक है सर्वाधिकारवादी, दूसरा स्वेच्छाचारी। अब यहाँ पर हम पहला ले रहे हैं। प्रथम है इसमें सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र। इसका उदाहरण हम स्टालिन का रूस था, हिटलर का जर्मनी और मुसोलिनी का इटली। इन देशों में ये लोग तानाशाह के रूप में रहे। तो और इस आधार पर इस व्यवस्था के हम लक्षणों को बता सकते हैं, गिनाए जा सकते हैं। ये लक्षण हैं। नंबर 1, सिद्धांततः व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधि के सभी पहलुओं से सरकार राजनीतिक रूप से संबंध होती है। इसमें जो सर्वाधिकारवाद का वाद है उसमें किसी व्यक्ति का सामाजिक और व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य दोनों इसमें शामिल हैं। कोई ये कह दे कि ये तो मेरा व्यक्तिगत मामला है, ये तो मेरा नहीं, सारा सब अधिनायक के अधिकार क्षेत्र में आता है। वो व्यक्तिगत मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, सामाजिक और सार्वजनिक में तो करते ही करते हैं। एक ही दल राजनीतिक तथा विधिक रूप से प्रभावी होता है। ये जो इस प्रकार के सर्वाधिकारी शासन या शासक सरकार के रूप होते हैं, वहाँ पर केवल एक दल है, वही विशेष होता है और वही प्रभावी होता है। ये दूसरे दल को या दूसरी किसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं। सैद्धांतिक रूप से ही सुस्पष्ट विचारधारा होती है जो इस व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण राजनीतिक सक्रियता का विनियमन करती है। एक विचारधारा काम करती है। जैसे स्टालिन की एक विचारधारा थी साम्यवादी, तो वो विचारधारा संपूर्ण रूप से उसी के अनुसार सारा सब क्रिया प्रक्रिया की जाती है। जितनी भी सक्रियता, जितना भी विनिमय है, वो सारा सब उस विचारधारा के आधार पर होता है। फासिज्म था, नाजिम
नाजी विचारधारा थी, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसके सिवा कुछ नहीं। वही इसमें न्यायपालिका तथा जन संपर्क के साधनों पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता है। जैसे न्यायपालिका और जन संपर्क के साधन हैं कम्युनिकेशन के, उन सब पर सरकार का नियंत्रण होता है। कोई छूट नहीं होती है किसी की आलोचना की जाए, या न्यायपालिका स्वतंत्र प्रकार से कोई निर्णय नहीं, वो जो डिक्टेटर है उसके अनुसार ही। तो इस सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र में न्यायपालिका और जनसंपर्क के जितने भी साधन हैं वो सब उसके अधीन होते हैं। जनता के भाग लेने तथा जनता की स्वीकृति से शासन का वैधीकरण लेजिटिमेसी हो जाता है। अब कहने को जो साम्यवादी है या नाजीवाद है, फांसीवाद है, उसमें जनता भाग तो लेती थी, कार्यों में दिखावे के तौर पर वो सब उनके साथ थे, तो इससे उनको स्वीकृति, शासन करने की स्वीकृति और वैधता प्राप्त हो जाती है। हालांकि ये ऊपरी है, पर एक भय के कारण कर दो और कर दो, या उनका साइकोलॉजी चेंज कर दी जाती है पूरी जनता की, उनको वही एक सर्वाधिकारवाद का जो स्टालिन या हिटलर, मुसोलिनी, वही वो दिखते हैं। तो ये इसमें है। और आधुनिक अधिनायक तंत्र का दूसरा स्वरूप जो स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र है, इसमें अपन युगांडा, लीबिया, नाइजीरिया आदि देशों में ये बहुतायत से पाया जाता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं उसमें ये काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो इसके लक्षण इस प्रकार से हैं। ये स्वेच्छाचारी है, स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र। इसमें इसके लक्षण हैं। पहला लक्षण है मुक्त राजनीतिक प्रतियोगिता पर पाबंदियाँ। जो खुली राजनीतिक प्रतियोगिता होती है ना, चुनाव लड़ना, राजनीतिक दल, इसमें इस पर पाबंदी होती है। कम्युनिज्म या फासिज्म जैसी प्रभावी विचारधारा का अभाव। स्वेच्छाचारी में ये विचारधाराएं नहीं होती हैं। सर्वाधिकारवाद में तो विचारधारा के आधार पर है, इसमें वो विचारधारा नहीं होती है। तो ये तो बस अपनी व्यक्तिगत स्तर पर जो एक डिक्टेटर है वो अपनी प्रभाव शक्ति और सत्ता के आधार पर ही शासन करता है, विचारधारा इसमें नहीं होती है। राजनीतिक अनुरूपता तथा आज्ञाकारिता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक सत्ताधारी बहुधा जोर जबरदस्ती तथा बल प्रयोग पर अधिक जोर देते हैं। नागरिक स्वतंत्रताओं की अनुमति बहुत कम ही दी जाती है और जनसंपर्क के माध्यमों तथा न्यायपालिका पर सरकार का सीधा नियंत्रण होता है। अक्सर सेना ही आकस्मिक राज परिवर्तन या स्वतंत्रता के औपनिवेशिक युद्ध के फलस्वरूप सत्ता हथिया लेती है। राजनीति पर एक गुट का एकाधिकार नियंत्रण रहता है। जो भी राजनीति है, सत्ता है, उस पर एक गुट होता है वो, और उस गुट का कुछ लोग होते हैं, इसमें 5-7 हो सकते हैं, तो वो गुट है वही सारा शासन चलाता है। सारी जो सत्ता है उस पर उसका एकाधिकार होता है, सारी ताकत उनके पास होती है। तो ये इस प्रकार से हम आज हमने ये कुछ तथ्यों को मैंने आपके सामने रखा, आपने ध्यानपूर्वक सुना, और अब मैं यहीं पर मेरी वाणी को विश्राम दूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।